सो हेलो एवरीवन एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आई एस पॉइंट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। और बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का सबसे हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमारे एडिटोरियल पेज से है। और सेकंड आर्टिकल के अंदर जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि अयोध्या अवेट्स मोदीज लॉन्च ऑफ राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन। कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इतिहास में सबसे बड़ा एक सुखद पल आने वाला है, जिसमें 500 साल के जो इतिहास रहा है राम मंदिर का, जो भी हिस्ट्री रही है उसका फैसला चूँकि आ चुका है। और उसके अंतर्गत राम मंदिर का टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी उसकी आधारशिला आज रखी गई है। तो इसी के अंतर्गत ये पहला आर्टिकल है। लेकिन बेसिकली हमको इसमें से कोई ज़्यादा जो भी जानकारी आप लोग डेली की न्यूज़ के आधार पे आपको मिल चुकी होगी। तो सबसे पहले हम आज जो है एडिटोरियल पेज के पहले आर्टिकल को देखेंगे, जिसमें कुछ प्रमुख जानकारियों को सन्निहित किया गया है। तो यदि बात करें हम इस आज के पहले आर्टिकल की, तो पहला जो आर्टिकल आप सभी देख पा रहे होंगे मोर ऑफ द सेम है। तो सेम मतलब कि होता है बिल्कुल हूबहू, यानी उसी जैसा सामान। और मोर मतलब कि अभी भी बहुत सारे, जैसे कि अगर हम इसका भावार्थ निकालें इस वर्ड का, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी जो पूर्ववत समय से चल रही थी उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, उसमें फिर वैसी ही एक्टिविटी देखने को मिल रही है, मतलब कि अब भी वैसी ही चीज़ें हो रही हैं। तो क्या कहा जा रहा है, क्या इसका आशय है, उसको हम समझेंगे कब, जब हम इस आर्टिकल के सभी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, पहला स्टेटमेंट में आपका लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अगेन रिजोर्टिंग टू हेटफुल ट्रोप्स अबाउट इमिग्रेंट्स स्टीलिंग जॉब। देखिए, बात करें अगर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, और यदि हम जानते हैं कि उनकी पिछले दिनों या पिछले वर्षों से या फिर पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं कुछ उनकी एक्टिविटी, जिसके अंतर्गत जो भी H1 वीज़ा को H1 वीज़ा हो या फिर बहुत सारे सिस्टम हो, उसके अंतर्गत वो बार बार H1B जो वीज़ा है, इसके अंतर्गत बार बार वो हाईलाइट फॉर्म में चल रहे हैं। मतलब कि उनको ये लग रहा है कि जो उनके देश में जो इमिग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी कामगार हैं, मजदूर हैं, वो आके अधिक मात्रा में जॉब कर रहे हैं, और वो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के जो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनकी जॉब मतलब कि स्टीलिंग हो रही है, चोरी हो रही है। मतलब कि उनकी जॉब में कहीं न कहीं हरासमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसी संदर्भ में बार-बार उनके द्वारा स्टेटमेंट, बार-बार नए-नए रूल्स लागू हमें देखने को मिलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ अगेन रिज़ोर्टिंग टू हेटफुल ट्रोप्स, कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फिर से रिज़ोर्ट किया गया हेटफुल ट्रोप्स को अबाउट द इमिग्रेंट स्टीलिंग जॉब, कि उन्होंने जो इमिग्रेंट्स हैं, जो भी प्रवासी कामगार हैं, कि वो स्टीलिंग कर रहे हैं जॉब्स का, वो जॉब्स को चुरा रहे हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने फिर एक हेटफुल ट्रोप्स दिया हुआ है। एक मतलब कि जैसे हेटफुल आप घृणित बयान, जैसा कि पिछले समय से देते आए हैं, या घृणित एक्टिविटी उनके द्वारा देखने को मिल रही है। तो देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट को, कि लिखा है कि द लिस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स अटैक्स इन द इनफ्लो ऑफ स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स इनटू द कंट्री कंटिन्यूअस टू एक्सपैंड रैपिडली। तो द लिस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स अटैक्स, यदि हम बात करें जो डोनाल्ड ट्रंप्स के जो अटैक्स की लिस्ट है, यदि हम बात करें कि जो लिस्ट है उनकी जो भी चीज़ों की, तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि डोना इनफ्लो ऑफ स्किल्ड फॉरेनर वर्कर्स इनटू द कंट्री कंटिन्यूज टू एक्सपेंड रैपिडली। तो ये कहा जा रहा है कि जो लिस्ट है, पहली बात हम दोनों चीज़ को लिस्ट लगा सकते हैं। पहली बात कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अटैक्स हैं उनकी लिस्ट देख सकते हैं, और जो स्किल्ड फॉरेनर हैं, वर्कर्स हैं, इनकी भी लिस्ट हम देख सकते हैं इसके माध्यम से। यानी कि उनकी जो अटैक्स हैं, इनफ्लो मतलब होता है आपका जैसे कोई भी चीज़ हो, अंतर्बहाव हो, कोई भी उसके अंदरूनी जो सिस्टम एक्टिविटी चल रही हो, इसी को हम लोग बोलते हैं इनफ्लो। तो अभी जैसा कि आप सभी समझ पा रहे होंगे कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो अटैक्स हैं इन ऑन द इनफ्लो ऑफ स्किल्ड फॉरेनर वर्कर्स, जो भी फॉरेनर वर्कर्स हैं, विदेशी या कामगार या जो भी प्रवासी मजदूर हैं, निपुण, वो भी निपुण हैं, इनटू द कंट्री और कंटिन्यूअस टू एक्सपैंड रैपिडली, वो कंट्री में एक्सपैंड हो रहे हैं रैपिडली। कैसे? तेज़ी से। यदि उनकी लिस्ट की बात की जाए तो उनमें प्रसार हो रहा है, उनमें बढ़ोतरी हुई है, उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यही कहा जा रहा है। तो इसके कारण जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अटैक्स है उसमें भी अटैक की जो लिस्ट है वो भी बढ़ रही है, वो भी बढ़ रही है। और जो एक्सपेंड है कंट्री में, जो स्किल्ड फॉरेनर वर्कर्स हैं उनमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विथ द लेटेस्ट साल्वो फ्रॉम द वाइट हाउस सीकिंग, with the latest salvo from the White House seeking to potentially prevent such workers from participating in any federal government contract identity indefinitely। तो कहा जा रहा है कि विथ द लेटेस्ट साल्वो,
सबसे पहले आप समझेंगे कि साल्वो मीन्स क्या होता है। तो साल्वो मीन्स होता है आपका बौछार। जैसे कोई भी चीज़ होती है अत्यधिक मात्रा में, जैसे कोई भी तीर की बौछार हो गई या फिर किसी स्टेटमेंट की बौछार हो गई, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो वाइट अगर बात करें इसके साथ-साथ कि जो लेटेस्ट साल्वो है, लेटेस्ट जो बातें कही गई हैं इसी मतलब कि इसी इसी एक्टिविटी के अंतर्गत कि फ्रॉम द व्हाइट हाउस के माध्यम से, तो सीकिंग का मतलब होता है आपका चाहना। क्या होता है? चाहना। तो जो व्हाइट हाउस है, जो अमेरिका का आप सभी लोग जानते होंगे राष्ट्रपति भवन है, उसके द्वारा यही हाल ही में एक लेटेस्ट सिस्टम देखा गया जिसके द्वारा यही चाहा जा रहा है कि जो पोटेंशियली प्रिवेंट है, जो पोटेंशियल प्रिवेंट सच वर्कर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडेफिनिटली, कि उनको रोका जाए। जो भी विदेशी वर्कर्स हैं, कौन कैसे स्किल्ड फॉरेनर वर्कर्स हैं, उनको रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। जैसे आप सभी देख पा रहे हो, प्रिवेंट सच वर्कर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, उन ऐसे वर्कर्स को रोका जाए पार्टिसिपेट करने के लिए कि किसी भी एनी फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडेफिनिटली, कि किसी भी फेडरल गवर्नमेंट जो वहाँ की संघीय सरकार है उसके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एक्टिविटी में जो भी स्किल्ड फॉरेनर वर्कर्स हैं उनको रोका जाए। ये हाल ही में एक नया स्टेटमेंट वाइट हाउस के द्वारा देखने को मिला है, सुनने को मिला है। तो द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइंड बाय मिस्टर ट्रम्प specifically target the H-1 visa as one that purportedly result in the loss of jobs to US। अब देखिए, यदि बात करें एग्जीक्यूटिव मतलब होता है आपका कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यूएस की जो गवर्नमेंट है, उसने आर्डर, उसका जो भी आर्डर था उस पे डोनाल्ड ट्रंप का विशेषतः साइन कर दिया गया है, उस पर मंजूरी दे दी गई है। और इसमें विशेष करके यही टारगेट किया गया है किसको? H-1B वीज़ा, H-1B वीज़ा को ही टारगेट किया गया है। यदि हम बात करें कि जो कार्यपालिका का जो आर्डर है जो कि साइन किया गया है मिस्टर ट्रम्प के द्वारा, उसमें विशेष करके H-1B वीज़ा को ही टारगेट किया गया है। अब परपोर्टेडली मतलब होता है आपका कथित रूप से, रिजल्ट इन द लॉस ऑफ जॉब टू यूएस, यानी कि जो कि कहा जा रहा है कि जो भी विदेशी स्किल्ड फॉरेनर वर्कर्स हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं लॉस ऑफ जॉब टू यूएस हो रहा है। यूएस के जो भी सिस्टम है, यूएस के जो भी मूल रूप से निवासी हैं, उनके जॉब्स में कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि पर्सन ओविंग टू चीप फॉरेनर लेबर्स, क्योंकि पर्सन ओविंग टू चीप फॉरेनर लेबर, क्योंकि जो भी वहाँ पे मतलब ओविंग टू चीप फॉरेनर, चीप मतलब होता है सस्ते, यानी सस्ते दर पे वहाँ पे फॉरेनर लेबर्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसी कारण वहाँ पे जो जॉब्स हैं मुख्य रूप से उनका लॉस हो रहा है। किसके लिए? जो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो यदि हम बात करें कि इंडिया नेशनल टू बी ग्रांटेड 60 to 70% आर मोर ऑफ वीज़ा इन द कैटेगरी एनुअली। हम जानते हैं कि इंडियन जो नेशनल्स है, नेशनल जो है उसने ग्रांट करा है कि 60 से 70% से अधिक जो भी वीज़ाज़ हैं उनको हर साल, मतलब कि इंडिया भारत के द्वारा, अगर इसमें भारत की बात की जाए तो उसमें लगभग 60 से 70% से अधिक वीज़ा हर साल उनको अप्रूव किया जाता है, उनको ग्रांटेड किया जाता है। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल के अंतर्गत हम यही जानेंगे कि बार बार जो है कि वहाँ की जॉब्स को लेकर और जो फॉरेनर्स, स्किल्ड फॉरेनर जो वर्कर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ को देखते हुए, तो बार बार उनको प्रिवेंट करने का प्रयास किया जाता है वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के मिस्टर ट्रम्प के द्वारा। और भी बहुत सारी एक्टिविटी देखने को बार बार हमें मिलती है। देखते हैं इसके अगले स्टेटमेंट। लिखा है कि बीटर पोलराइजेशन इज अ perennial trait of the political landscape of the US, but it has rarely ever been as exaggerated as in the लास्ट 4 years। यानी कि अगर हम बात करें बीटर पोलराइजेशन, बीटर मतलब होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। और पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण मतलब किसी भी चीज़ को दो भागों में बांट देना। तो ये जो बार बार हम लोग रूल्स देखते हैं, जो भी सिस्टम होते हैं, वो ये जो रूल है एक कड़वा सिस्टम है और ये क्या कर देता है, पूरे सिस्टम को दो भागों में बांट देता है। जैसे पेरेनियल मतलब आपका होता है सदाबहार ट्रेट ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ यूएस। यानी अगर बात करें कि जो पोलराइजेशन, बीटर पोलराइजेशन की जो नीति है यूएस गवर्नमेंट की, वो कोई नई बात नहीं है, वो पेरेनियल ट्रेट है, वो सदाबहार सिस्टम है, उसमें हमेशा ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। बट इट हैज़ रेयरली ever been as exacerbated
एज इन द लास्ट 4 ईयर। एग्जैजरेटेड मतलब होता है आपका और भी ख़राब कर देना। लेकिन पिछले 4 साल के अंदर अगर बात करें तो ये जो एक्टिविटी हो रही थी ऑलरेडी, जो सदाबहार फॉर्म में चल रही थी, वो और भी ज़्यादा मतलब बद से बदतर हो गई है, वो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो यही बेसिकली वहाँ की जो मतलब कि यूएस की जो पॉलिसी है फॉरेनर्स के लिए, उसी पे विशेष करके कंसर्न दिखाया गया है, चिंता जताई गई है और उस पर बात की गई है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपके सामने प्रस्तुत है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि उसमें लिखा है 24 मिलियन में ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि लगभग 24 मिलियन लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट करेंगे किसको, स्कूल को, ड्यू टू पेंडेमिक। यानी कि अगर हम बात करें कि पेंडेमिक का टाइम अगर भी ओवर भी हो जाता है, अगर पेंडेमिक ख़त्म भी हो जाती है, तो भी लगभग अगले साल तक 24 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल को ड्रॉप आउट करेंगे, वो स्कूल नहीं जाएंगे, यूएन के अकॉर्डिंग कहा गया है। तो इसमें जो बेसिकली हमको कुछ स्टैटिकल नॉलेज कवर करना है, जैसे कि अगर बात करें कि इस आर्टिकल में लगभग 24 मिलियन की बात की गई है कि जो अगले साल नहीं जाएंगे, रिटर्न नहीं होंगे स्कूल, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है। और बात करें कि मोर देन 1.6 बिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन अफेक्टेड बाय द डिसरप्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। और बात करें कि लगभग 1.6 बिलियन जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस एजुकेशन सिस्टम से डिसरप्ट हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, वो मतलब कि उनमें मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी स्कूल न जाने से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली जो आर्टिकल में जो स्टैटिकल जो डेटा दिए हुए हैं उसको हमें याद करना है। और बात करें यूनेस्को ने एस्टिमेट किया हुआ है कि लगभग 23.8 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रेंस एंड यूथ फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी में ड्रॉप आउट एंड नॉट हैव टू एसेस टू स्कूल नेक्स्ट ईयर ड्यू टू द पेंडेमिक इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द लॉ। यानी कि साथ ही साथ यूनेस्को ने भी ये अपना एस्टिमेट दिया हुआ है कि लगभग 23.8 मिलियन जो चिल्ड्रेंस हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल से हों चाहे वो टर्शियरी लेवल से हों, तो वो भी ड्रॉप आउट करेंगे स्कूल को नेक्स्ट ईयर में। और इसका जो कारण है आप सभी लोग जानते हैं, पेंडेमिक, और इसका कुछ अन्य इसका सिस्टम जो इसका इम्पैक्ट जो एजुकेशन सिस्टम पे तो पड़ेगा ही, साथ में हमारी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे भी ये कहीं ना कहीं पड़ेगा। क्योंकि जब स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक आर्थिक और जो भी कंडीशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल के अंतर्गत यही हमको पढ़ना था। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में आप सभी देख पा रहे होंगे कि इस आर्टिकल में कहा गया कि अहेड ऑफ एफएटीएफ मीट इंडिया टू हाईलाइट पाकिस्तान इन एक्शन। देखिए इसमें एक वर्ड आया हुआ है एफएटीएफ। तो एफएटीएफ क्या है उसको हम समझते हैं, और उसको हम शायद पिछले अपने वीडियोस के अंतर्गत आप सभी को बता भी चुके हैं कि एफएटीएफ क्या है। यदि आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसको जाके आप सब देख सकते हैं डिटेल में। फिलहाल आज भी हम एफएटीएफ की इस आर्टिकल के अंतर्गत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल बार बार 26 पुलवामा हो गया या 26/11 जो अटैक था उसको लेके बार बार हाईलाइट फॉर्म में चलता रहता है। तो एफएटीएफ क्या है, इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिए कि एफएटीएफ का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको बोला जाता है, यानी कि गैर वित्तीय कार्यवाही दल इसको बोला जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है एफएटीएफ, एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकी फंडिंग यानी टेरर फंडिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करती है। और हम जानते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जो आतंकी गतिविधियों को फंडिंग उपलब्ध कराने के कारण पिछले समय में अगर हम देखें तो पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंतर्गत ही ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो ये ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, और ऑरेंज जो भी सिस्टम ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जो होती है, ये हमने पिछले वीडियोज़ के अंतर्गत चर्चा किया हो, तो जाके आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बात करें इसकी, तो इसमें कहा जा रहा है कि यह एक अंतर जो सरकारी निकाय है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाई गई है। और इसी के अंतर्गत जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी डाला गया, यानी वार्निंग करने के लिए उसको ग्रे लिस्ट में भी डाला गया। बात करें इसकी स्थापना की, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 1989 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर जो इसका मुख्यालय है वो है पेरिस में। कहाँ है, पेरिस में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही कि इसके संदर्भ में एफएटीएफ। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को।
इस आर्टिकल में आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें जो एडिटोरियल पेज से है, लेसन्स फ्रॉम मीडिएटिंग अयोध्या। अयोध्या का जो आप सभी जानते होंगे कि आज 500 सालों के बाद लगभग जो आज श्री राम जन्मभूमि का जो पूजन जो व्यवस्था थी वो भी आज संपन्न हुई, और इसके अंतर्गत थोड़े से कुछ आर्टिकल भी आज आए हुए हैं। तो इस आर्टिकल में कहा गया कि लेसन्स फ्रॉम मीडिएटिंग अयोध्या, कि अयोध्या के बीच में जो मीडिएटिंग किया गया, इससे कहीं न कहीं कुछ सीखना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली इस आर्टिकल में मीडिएटिंग आप सब लोग जानते होंगे, मीडिएटिंग मतलब होता है आपका मध्यस्थता। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स और वाई, इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो इसको या तो ये दोनों लोग न्यायालय जाएँ, या तो कोई थर्ड पर्सन, जेड पर्सन, इन दोनों को मतलब कि डील कराए। ये हो गया मीडिएटिंग, मतलब मध्यस्थता करना, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच के डिस्प्यूट को तीसरे व्यक्ति के द्वारा ही आपस में सुलझा लेना ही मीडिएटिंग कहलाता है। और बात करें इसमें एक वर्ड आप देखेंगे ध्यान से, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 क्या है, ये किस प्रकार अयोध्या से रिलेटेड है, इसको समझते हैं, क्योंकि ये अपने आप में चर्चा बना रहा है। क्योंकि जब 9 नवंबर 2019 को इसका जब फैसला आया, कोर्ट ने इसको डिलीवर किया जजमेंट को, तो 142 के तहत ही इसको मतलब कि कहीं न कहीं इसको इसका मैप उतारा। तो हम आज समझेंगे क्या है वो आर्टिकल जो अनुच्छेद 142 क्या है, उसको पहले समझते हैं। कि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का वह साधन है जिसके माध्यम से वह ऐसी महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता है, तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ही सर्वोपरि होता है। ये इस आर्टिकल की प्रमुख विशेषता है। अब देखते कुछ अन्य तथ्य हो कि अपने न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी पुराने से पुराने मामले को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो, और इसके द्वारा दिए गए आदेश संपूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होंगे जब तक इसके संबंधित किसी भी अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है। बात करें इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए एक ऐसे निर्णय लेने की शक्ति मिल जाती है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज या स्वयं के प्रति जो भी किसी अवमानना की जांच और दंड को सुरक्षित करते हैं। तो इसी आर्टिकल की बेसिकली बात करें तो इसी के अंतर्गत हमारा जो आज श्री राम जन्मभूमि का जो फैसला आया था आपका 9 नवंबर 2019 को, तो बेसिकली उसमें इस आर्टिकल का यूज किया गया था। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि क्या है आर्टिकल 142। तो ये है आज से कुछ प्रमुख आर्टिकल, उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो उम्मीद है कि आप सभी को कुछ समझ में आया होगा। देखते हैं अगले दिन फिर कुछ प्रमुख आर्टिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।